दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं जोशीमठ लैंड सब्सिडेंस प्रॉब्लम। दिस टॉपिक हैज बीन इन न्यूज सिंस लॉन्ग और बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार मुझे इसको भेज रहे हैं कि इसके कारण क्या हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना है कि लैंड सब्सिडेंस है क्या। सेटलमेंट, सब्सिडेंस और स्लाइडिंग ये तीनों एक ही चीज है या अलग अलग है। फिर इनके कारण क्या है and then what should be the measures taken so that such problems do not become acute and loss of life and property can be saved। तो आज हम इसी टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं और थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। इनके जो समस्याएं हैं उनको कैसे सॉल्व करना है उस पर भी देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि जैसे फेलियर ऑफ स्लोप्स या फेलियर ऑफ सॉइल कैन बी व्यूड इन 3 पार्ट्स। एक तो सेटलमेंट फेलियर, दूसरा सब्सिडेंस और तीसरा स्लाइडिंग। थोड़ा थोड़ा सा अंतर है तीनों में, हमें जान लेना चाहिए कि सेटलमेंट क्या है, सब्सिडेंस क्या है। सेटलमेंट इज जनरली ए लोकलाइज्ड फिनोमेना ऑन ए स्मॉल लैंड ऑफ पीस। देयर कैन बी ए सेटलमेंट और यूनिफॉर्म हो सकता है या पार्शियल हो सकता है। जब डिफरेंशियल सेटलमेंट होगा तो वन पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर विल सेटल, अगर यूनिफॉर्म होगा तो पूरा का पूरा सेटल होगा। ये सेटलमेंट होता क्यों है? अगर सॉइल पर प्रेशर पड़ा, आइदर वेट ऑफ द बिल्डिंग और सर्टेन अप्लाइड लोड और सर्टेन डायनामिक इफेक्ट, उसकी वजह से जो सॉइल के अंदर एयर और वाटर है, दैट एयर एंड वाटर इज escaped, वो बाहर निकलती है, एक्सपेल्शन में होती है। सो एक्सपेल्शन ऑफ द पोर एयर एंड पोर वाटर रिजल्ट्स इन द डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम। दैट डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल रिजल्ट्स इन द वर्टिकल सेटलमेंट। तो सेटलमेंट कैन रिजल्ट इनटू फेलियर ऑफ द बिल्डिंग्स। कई बार तो बिल्डिंग्स कोलैप्स भी हो जाती हैं, कई बार क्रैक्स आ जाते हैं। तो ये एक लोकलाइज्ड फिनोमेना है जो अप्लाइड लोड या प्रेशर की वजह से होता है। दूसरा है सब्सिडेंस। तो सेटलमेंट का ही थोड़ा बड़ा रूप, लार्जर पर्सपेक्टिव ऑफ द सेटलमेंट कैन बी टेकन एज ए सब्सिडेंस। सो सब्सिडेंस इज like a bigger land mass is either moving gradually or coming down gradually. So either moving in inclined direction, horizontal direction or vertical direction, that results in cracks in the ground or cracks in the buildings. That is land subsidence. जोशीमठ का जो land subsidence है, this problem is very acute in the sense कि इससे बहुत सारी buildings collapse हो रही हैं, गिर सकती हैं, and there are many lives which may be in threat। तो इसको कैसे टैकल करना है? सबसे बड़ा इसका जो क्वेश्चन मार्क है वो ये है कि व्हाट आर रीजंस ऑफ द लैंड सब्सिडेंस ऑफ जोशीमठ। तो अभी एग्जैक्ट रीजंस तो नहीं पता, बट देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लैंड सब्सिडेंस। आज हम बात करेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। उनमें से एग्जैक्ट कौन सा फैक्टर है ये अभी पता नहीं है। इट्स स्टिल सॉइल इन्वेस्टिगेशन, जियोलॉजिकल स्टडी इज रिक्वायर्ड एंड ए कमेटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। और कुछ समय में इसका जब फाइंडिंग्स इसकी आएंगी देन वी विल बी एबल टू नो कि व्हाट इज द एग्जैक्ट रीजन। बट यस, देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स। उनमें से कुछ ह्यूमन मेड हैं, कुछ नेचुरल फैक्टर्स हैं। तो आज हम उन फैक्टर्स के बारे में भी जानेंगे। फिर तीसरा है लैंड स्लाइडिंग। स्लाइडिंग तो एकदम एक्यूट स्थिति होती है व्हेन ए पीस ऑफ लैंड स्लिप्स ओवर द अनदर पीस ऑफ लैंड। सो द सॉइल पार्टिकल्स आर इन टच विद ईच अदर, जिसकी वजह से फ्रिक्शन होता है बिटवीन द सॉइल लेयर्स या फिर अट्रैक्शन विच इज कोहेजन, एंड दैट इज द बाइंडिंग mechanism of the soil different layers. But if certain effect results in slipping of one piece of soil over the another piece of soil, it is sliding. और sliding तो बहुत dangerous है। In fraction of seconds or in fraction of minutes it may result in collapse of buildings and people may not get time even to take the precautions or measures to save their life। तो sliding is a very dangerous thing। So हम देखते हैं आगे एक एक करके। मैं आपको इसके इफेक्ट भी दिखाना चाहूँगा कि क्या इफेक्ट हैं। जैसे सॉइल सेटलमेंट का इफेक्ट देखो तो ये लीनिंग टावर ऑफ पीसा है, राइट, दिस लीनिंग टावर ऑफ पीसा। और ये टावर जब कंस्ट्रक्शन में था, इट्स मैनी सेंचुरीज बैक, उसी समय ये टिल्ट हो गया। अब ये टिल्टिंग क्यों हुई? वर्टिकल से टिल्टिंग आप देख सकते हैं, इट इज टिल्टिंग ऑन वन साइड, क्योंकि वन साइड ऑफ द लैंड गॉट सेटल्ड एज कंपेयर टू द अदर साइड। और ये जब डिफरेंशियल सेटलमेंट हुआ तो ये टावर टिल्ट होने लगा। जब ये पूरा बना भी नहीं था उस समय ही ये टिल्टिंग स्टार्ट हो गई, तो मिड कंस्ट्रक्शन में ही इसका काम रोक दिया गया।
और बाद में फिर कुछ सैकड़ों साल बाद उसका दोबारा कंस्ट्रक्शन हुआ और उसके बाद फिर लोड बैलेंसिंग की गई और टिल्टिंग को एक लिमिट तक रोका गया, जो सॉइल का स्टेबलाइजेशन किया गया, जो सेटलमेंट हो रहा था। तो ये टिल्टिंग जो है ये सॉइल सेटलमेंट का इफेक्ट है। आप एक सॉइल सेटलमेंट का इफेक्ट यहाँ पर देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये भी हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन यहाँ सेटलमेंट काफ़ी ज़्यादा है और यहाँ सेटलमेंट कम है। तो ये जो डिफरेंशियल सेटलमेंट हुआ, इस बेस के नीचे ज़्यादा सेटलमेंट की वजह से यहाँ पर ये क्रैक्स आ गए। ये देखिए क्रैक्स आ गए, ये क्रैक्स आना शुरू होंगे और जब ये क्रैक्स बढ़ते जाएंगे, अगर सेटलमेंट ज़्यादा होगा देन दिस विल फाइनली रिजल्ट इन कोलैप्स। तो ये हाउस फिर फ्रैक्चर हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है। तो ये भी सेटलमेंट का इफेक्ट है। अगर ये पूरा का पूरा बेस एक साथ सेटल करता और ये भी जितना नीचे आया है, इफ द सेम अमाउंट इट कम्स डाउन हियर ऑल्सो, देन इट विल बी a uniform settlement. Uniform settlement may not result in cracks, but house as a whole or building as a whole can sink down. तो नुकसान तो वो भी करेगा और कई बार एक्सेसिव सेटलमेंट कैन रिजल्ट इन द अदर टाइप ऑफ द प्रॉब्लम्स। साइड से शियर फेलियर हो सकता है सॉइल का, तो बिल्डिंग की लोड कैरिंग कैपेसिटी रिड्यूस हो सकती है। तो ये सेटलमेंट के इफेक्ट है। अगर हम सेटलमेंट के बाद लैंड सब्सिडेंस का इफेक्ट देखते हैं, जैसे लार्जर एरिया, अभी जो ये जोशीमठ की डायरेक्ट पिक्चर्स हैं, तो जब सॉइल्स में क्रैक आ, देखिए रोड ऑल्सो हैज गॉट फ्रैक्चर्ड। और रोड की जो फ्रैक्चरिंग है, आप रोड की फ्रैक्चरिंग को भी आप देख सकते हैं। ये देखिए रोड की फ्रैक्चरिंग, और यहाँ पर ये हाउस के फ्रैक्चर्स हैं, ये क्रैक्स हैं, ये वर्टिकल क्रैक्स हैं, ये इंक्लाइंड क्रैक्स हैं, ये रोड में क्रैक्स हैं, और बहुत सारे ऐसे हाउसेस हैं जिनको इंडेंजर्ड हाउस कैटेगरी करार दे करके इसको क्रॉस, जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने कहा ये हाउसेस अनसेफ है, एंड नाउ दीज हैव टू बी इवैक्यूएटेड, कैन सी दी क्रैक्स एंड एट एनी टाइम दीज कैन कोलैप्स। तो ये जो प्रॉब्लम ऑफ कोलैप्स है, ये प्रॉब्लम ऑफ कोलैप्स कैन रिजल्ट इन द लॉस ऑफ लाइफ। तो इसलिए इनको इवैक्यूएशन कराने के लिए इंस्ट्रक्शंस दिए गए। एंड इस तरह के जो ये क्रैक्स डेवलप हुए हैं, ये बहुत बड़े एरिया में है, राइट। दीज आर क्रैक्स फाउंड इन ए बिगर एरिया, फ्यू 100 मीटर्स ऑफ द लोकेलिटी, कई बार तो ये किलोमीटर्स में फैल जाते हैं। तो ये लैंड सब्सिडेंस के कारण है। देखिए जगह जगह क्रैक्स ये डेवलप हुए हैं। अगर हम इन्हीं क्रैक्स को अगर आप स्टडी करेंगे तो क्रैक्स का पैटर्न बड़ा रैंडम सा है, कहीं पर इंक्लाइंड है, कहीं हॉरिजॉन्टल है, कहीं वर्टिकल है, क्योंकि हर अलग अलग डायरेक्शन में लैंड सब्सिडेंस का इफेक्ट आ रहा है। सो दिस लैंड सब्सिडेंस कैन रिजल्ट इन दी वेरियस एंगल्स एंड वेरियस डायरेक्शंस, द क्रैक्स कैन बी फाउंड, और ये क्रैक्स कैन रिजल्ट इन फाइनली कोलैप्स। तो अब लैंडस्लाइडिंग अगर देखते हैं, जैसे देखिए दिस वाज अर्लियर ए रोड, और रोड से फिर एक फ्रैक्चर्ड पीस स्लिप कर गया और ये स्लिप करके एकदम से स्लाइड कर गया। दिस इज लैंड स्लाइडिंग। तो लैंड स्लाइडिंग इज मोर डेंजरस, क्योंकि यहां तो क्रैक आते ही तुरंत स्लिप हो जाएगा। वंस द क्रैक विल अपीयर एंड दिस विल स्लिप। सो लैंड subsidence in longer time can result in sliding. इसलिए initially settlement, subsidence and finally sliding. And sliding is a very dangerous thing. It can cause great loss to the life and great loss to the mountains and great loss to the slope of the soil. Roads, buildings can be collapsed. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि लैंड स्लाइडिंग का एक और, जैसे ये रोड है, दिस वाज रोड, तो ये पोर्शन भी रोड का स्लाइड हो गया और यहां भी फेल हो गया। तो एक्चुअली दिस इज ए स्लोप फेलियर। जो इंक्लाइंड स्लोप होता है, दैट इंक्लाइंड स्लोप बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजन इज फेल्ड। तो क्या रीजन है लैंड स्लाइडिंग के होने के? तो लैंड स्लाइडिंग मीन्स the one layer of the soil is slipped over the other layer of soil. It means it is a shear failure. सिविल इंजीनियरिंग टर्म में इसको shear failure कहते हैं। और shear strength की जो कैपेसिटी है, this is cohesion plus effect of this C plus sigma 10 phi, cohesive value, effective stress, friction angle. तो friction angle is granular friction between the soil molecules. तो जितना रफ होगा, जितना कोर्स पार्टिकल्स होंगे, उतना फ्रिक्शन अधिक होगा। एंड इफेक्टिव स्ट्रेस इज द
grain to grain contact stress between the particles, and cohesion is the intermolecular attraction between the particles. तो जो स्ट्रेंथ है सॉइल की शियर, जो लैंडस्लाइडिंग को प्रिवेंट करती है, स्लिप को प्रिवेंट करती है, दैट कम्स फ्रॉम दीज कंपोनेंट्स. अब इन कंपोनेंट्स को जो रिड्यूस करेगा, दैट विल बी द कॉज ऑफ द स्लाइडिंग. सो अगर पोर वाटर बढ़ाएंगे, अगर इफेक्टिव स्ट्रेस की डेफिनेशन आप पढ़ेंगे तो दिस इज टोटल स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर. तो अगर वाटर प्रेशर बढ़ेगा तो इफेक्टिव स्ट्रेस या ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट स्ट्रेस कम हो जाएगा, और ग्रेन टू ग्रेन कॉन्टैक्ट स्ट्रेस इज रिड्यूस्ड, शियर स्ट्रेंथ इज रिड्यूस्ड एंड इट विल रिजल्ट इन स्लिपिंग. तो इसका मतलब है कि रेनी सीजन में whenever there is rainfall, there is pore water pressure, and that increase in pore water pressure will result in decrease in effective stress, that will result in slipping of the particles. तो इसलिए यहां पर एक तो वाटर का बड़ा इफेक्ट है. दूसरा जो फ्रिक्शन एंगल है बिटवीन द सॉइल, अगर सॉइल कॉम्पैक्टेड नहीं है देन ग्रेन टू ग्रेन फ्रिक्शन विल बी लेस. तो कॉम्पैक्शन अगर नहीं होगा तो भी होगा. लूज सॉइल इज मोर प्रोन फॉर द स्लिप. Then if the soil has the high cohesiveness, cohesion is the attraction between the molecules, जैसे clay है, clay soil has high attraction, that is cohesion, लेकिन sandy soil does not have cohesion. तो इसलिए you will find that कि clay soil are normally more stable as compared to the sandy soil. तो ये एक कारण है कि एक तो loose soil है, स्लोप बहुत अधिक है, वाटर अधिक प्रेजेंट है, या फिर वेजिटेशन कवर हटा दिया गया है, या फिर कोई डायनेमिक एक्टिविटीज है, समथिंग विच माइट रिजल्ट इन दी स्लिप, दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग. तो स्लाइडिंग कैन बी अ वेरी डेंजरस थिंग एंड it happens during the monsoon. If you go in Himalaya or in Himachal Pradesh, Uttarakhand, Jammu Kashmir, and even in the Western Ghat in Kerala also, once the large mass scale landsliding happened during the rainfall, that was the flood region. So हम आगे चलते हैं, इसको देखते हैं कि कॉजेस एंड मेजर्स क्या हैं. हम लैंड सब्सिडेंस की बात कर रहे हैं, तो लैंड सब्सिडेंस के कॉजेस क्या हैं एंड मेजर्स क्या हैं. सो व्हाट आर द कॉजेस एंड व्हाट आर द मेजर्स. सो कॉजेस वी कैन अंडरस्टैंड इन टू कंपोनेंट्स, ह्यूमन मेड कॉजेस, natural causes. For natural factors which might be responsible for the land subsidence of the Joshimath, वो, और दूसरा human made factors which we call anthropogenic factors or man made factors which are responsible for the land subsidence. Second is measures which will be required so that loss of life doesn't happen, and those measures again immediate measures जो लेना जरूरी है, and some long term measures which are required so that this problem can be minimized, the losses can be minimized. हम थोड़ा इन्हीं पर बात करते हैं. नेचुरल फैक्टर्स में कुछ ऐसे फैक्टर्स भी हैं जो होते हैं और रहते हैं, बट उनका इम्पैक्ट कितना अधिक है ये हमारे ह्यूमन मेड फैक्टर से ये उन फैक्टर्स का इफेक्ट बढ़ा देते हैं. सो जैसे ओल्ड लैंडफिल एंड स्लोपी डिपॉजिट, जो डिपॉजिट है जहां पर वेयर दिस जोशीमठ इज एस्टैब्लिश्ड, दिस सिटी जोशीमठ जहां पर है, दैट लैंड मास इट इज बिलीव्ड दैट कि ये ओरिजिनल लैंड डिपॉजिट नहीं है. देयर आर मैनी जियोलॉजिस्ट विच से कि इट इज वन ऑफ द ओल्ड लैंड मास विच वाज formed as a debris because of the landsliding happened in the past. तो ऐसा बिलीव करते हैं बिकॉज ऑफ जियोलॉजिकल स्टडीज, एंड इट वाज एस्टिमेटेड दैट कि वंस अपॉन ए टाइम लॉन्ग टाइम बैक एक कोई लैंड स्लाइडिंग हुई थी, और वो जो डेब्रिस है जिसमें स्टोन पीसेस, सॉइल एंड लूज सॉइल इज बीइंग डिपॉजिटेड, और ये स्लोपी है एंड उस पर फिर धीरे धीरे सेटलमेंट होता गया, एंड लेटर ऑन ह्यूमन they started the making their houses, buildings, and that is how this Joshimath has come up. तो एक तो ये सॉइल मास अपने आप में स्टेबल नहीं है, मतलब स्ट्रांग नहीं है, फिर दूसरा ये स्लोपी है, तो वहां पर फिर ये फैक्टर ऑफ मूवमेंट अधिक होगा. दूसरा इसका है कि टेक्टोनिक मूवमेंट. टेक्टोनिक का मूवमेंट का मतलब है कि वी नो दैट द एंटायर वर्ल्ड हैज डिफरेंट लैंड पीसेस. जैसे इंडियन लैंड मास है, इंडियन लैंड मास वाज अवे फ्रॉम द यूरेशियन लैंड मास hundreds of million years ago.
अगर आप बहुत समय पहले देखें तो इंडिया का जो लैंड मास है, दिस वाज टोटली अवे फ्रॉम द यूरोप एंड एशिया लैंड मास एंड देयर वाज ए सी बिटवीन, और एक लॉन्ग टाइम बैक ऐसा बिलीव किया जाता है कि इस सी का नाम था टेथीस सी। बट ग्रेजुअली दिस लैंड मास हैज मूव्ड टू द नॉर्थ वेस्ट, और इस तरह से मूव करता हुआ नॉर्थ की तरफ जाते हुए और फिर नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और फिर देन इट हैज कोलाइडेड टू द यूरेशियन प्लेट। तो इस टेक्टोनिक मूवमेंट का भी हम इफेक्ट देखेंगे, इसको मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगा। तीसरा है एवलांच। टाइम टू टाइम आइस एवलांच, कई बार रॉक एंड आइस एवलांच होते हैं विच कॉज द इरोजन टू द सॉइल मास, और इरोजन इज अनदर फैक्टर, तो ये भी एक कारण हो सकता है। फिर अलकनंदा रिवर विच इज फ्लोइंग जस्ट बिलो दी जोशीमठ, तो अलकनंदा रिवर के वाटर कोर्स का भी इफेक्ट है, उसमें कई बार फ्लड आती है, कई इरोजन होता है, कई बार वाटर कोर्स चेंज होता है, सो दैट ऑल्सो हैज सम इम्पैक्ट। तो ये सभी रीजन्स नेचुरल है, ये नेचुरल फैक्टर्स, बट नेचुरल फैक्टर्स विल बी मोर इम्पैक्टफुल इफ द ह्यूमन मेड फैक्टर्स आर एक्यूमुलेटेड ओवर इट। तो ह्यूमन फैक्टर्स में क्या क्या है, जो मैन मेड फैक्टर्स हैं, मैन मेड फैक्टर्स में एक तो टनलिंग एंड बोरिंग, lot of the construction activities are happening in the Himalaya, not only near the Josimath but away from that also. Many hydropower projects, widening of the roads, construction of new highways, many bypasses are being constructed, many buildings are under construction. So because of that, lot of the blasting, tunneling is happening. But Tapovan जो project है, NTPC project, local people are opposing it कि this is one probably reason. It could be the reason, अभी एग्जैक्ट रीजन नहीं पता है, बट इट कुड बी ऑल्सो द रीजन। हम जो भी रीजन्स की बात कर रहे हैं दे आर प्रोबेबल रीजन्स। अब इनमें से किसका ज्यादा इम्पैक्ट है, किसका कम है, ये तो जो प्रॉपर स्टडी होगी, जो जियोलॉजिकल स्टडी होगी, इसका सर्वे होगा, जिसकी फाइंडिंग्स आएंगी, तब फिर हो सकता है कि पता लग पाए कि एग्जैक्ट रीजन क्या है। देन ब्लास्टिंग एंड टनलिंग इज हैपनिंग इन अदर प्लेसेस ऑल्सो। देन ऑल्सो रोड्स के लिए भी ब्लास्टिंग होती है, और पावर प्रोजेक्ट के लिए टनलिंग की प्रोजेक्ट हुआ है। कई माइनिंग एक्टिविटीज हैं जहां पर एक्सकावेशन होता है, एंड माइनिंग एक्सकावेशन रिजल्ट इन इरोजन ऑफ द सॉइल लेयर या फिर कटिंग ऑफ द स्लोप्स, उससे फिर रॉक्स का जो इंटरलॉकिंग है दैट गेट्स डिस्टर्ब्ड, तो रॉक स्लाइडिंग हो सकती है, सॉइल स्लाइडिंग हो सकती है, फ्लिपेज हो सकता है, या जो आपने बैरियर दे रखा था मीन्स स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन टू द फ्लो, वो ब्रेक हो जाता है। डैमेज ऑफ द वाटर एक्विफर्स, ऐसा बिलीव किया जाता है कि जब टनलिंग होती है, सो इनसाइड द सॉइल डिपॉजिट्स देयर आर सम वाटर बॉडीज, जिसको आप एक्विफर्स कहते हैं, एंड दोज आर फिल्ड विद द वाटर अंडर प्रेशर, मे बी आर्टिजियन प्रेशर और पार्ज्ड एक्विफर हाई प्रेशर में। इफ दोज आर बीइंग पंक्चर्ड, अब आप जब कटिंग करेंगे, अगर आप टनलिंग करेंगे और बीच में एक्विफर आ गया, हमारे ह्यूमन बॉडी में पूरे बॉडी मास में फ्लो ऑफ ब्लड एक ही स्पीड से नहीं होता, बट द एक्चुअल फ्लो ऑफ ब्लड इज हैपनिंग थ्रू द नर्व्स। सो इफ नर्व इज पंचर्ड, राइट, इफ वेन इज पंचर्ड, then only the flow of blood will come at fast rate. Similarly, within the soil mass, underground structure, in earth interior, there are certain water conduits. Those water conduits are called aquifers. Some are in pressure, some are in gravity pressure. So those which are in high pressure, they have the water filled or flowing under high pressure. If those are punctured, water will come out, and if the water is removed, volume will reduce. So the volume of aquifer will reduce. If the volume of aquifer will reduce, that will result in sinking or subsidence. तो ऐसा लोग मानते हैं कि जब तपोवन के एनटीपीसी के प्रोजेक्ट में टनलिंग का काम चल रहा था, तो वहां पर कोई एक मेजर एक्विफर पंक्चर हुआ, और उस एक्विफर से 700 to 800 लीटर पर सेकेंड का वाटर पानी बाहर निकला। 700 to 800 लीटर वाटर पर सेकेंड बाहर आना, इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ वाटर। तो पीपल बिलीव दैट कि इस तरह के एक्विफर्स पंचर होने की वजह से मेजर लॉस ऑफ वाटर हैज हैपेंड, एंड दोज एक्विफर्स का जो वॉल्यूम था वो कम हुआ है, उसकी वजह से कुछ सब्सिडेंस हो रहा है। तो दैट ऑल्सो कैन बी कॉज, बट एग्जैक्ट, हालांकि एनटीपीसी इज डिनाइंग टू दिस फैक्ट कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, बट पीपल आर सेइंग कि दिस हैज हैपेंड। एक्चुअल रियलिटी तो इन्वेस्टिगेशन पर पता लगेगी। कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे,
Highways are under construction, especially widening of road is happening, construction of the Char Dham road is happening, many new roads are being developed, many old roads are being widened. तो जब वाइडनिंग होती है, स्लोप कटिंग होगी, सॉइल रिमूव होगी, कोई एक्स्ट्रा सॉइल फिलिंग होगी, एंड दैट इज अगेंस्ट द नेचुरल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल डिपॉजिट, तो उसकी वजह से डिस्टर्बेंस होता है. दैट ऑल्सो इज द रीजन. अनप्लान्ड डेवलपमेंट्स हो रहा है. People are making the houses, they are making the hotels, restaurants. Under the development schemes, there are many new constructions happening. But actually, whether that soil is strong enough or not to take this load, especially in the hilly areas, this problem is very acute and very common. तो इस तरह की जो डेवलपमेंट्स है अनप्लान्ड, विदाउट इन्वेस्टिगेशन ऑफ द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉइल, जहां पर आप घर बनाना चाहते हैं उसके नीचे सॉइल का जो डिपॉजिट है, उस सॉइल की डिपॉजिट की स्ट्रेंथ क्या है, उसकी स्टेबिलिटी क्या है, उसमें कितने लोड का स्ट्रक्चर बनना चाहिए, कितना अलाउड है, इसको दरकिनार करके कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं. एंड दैट कंस्ट्रक्शन इज बिकॉज ऑफ द नीड ऑफ द पीपल. तो इस अनप्लान्ड डेवलपमेंट का भी एक कारण हो सकता है. अनसेफ डिस्पोजल ऑफ द रेन वाटर एंड द वेस्ट वाटर. जब रेन होती है, इतना सारा रेनफॉल वाटर होता है, फाइनली दैट वाटर पर्कुलेट्स इनटू द ग्राउंड, और पर्कुलेशन की वजह से जो पोर्स हैं, जो क्रैक्स हैं, जो फ्रैक्चर्स हैं, वहां से पानी नीचे जाता है और वो पोर वाटर प्रेशर को बढ़ाता है. एंड दैट पोर वाटर प्रेशर रिजल्ट्स इन लॉस ऑफ शियर स्ट्रेंथ एज आई टोल्ड, और स्ट्रेंथ लॉस की वजह से स्लिपिंग या स्लाइडिंग या सिंकिंग या मूवमेंट कैन हैपन. एंड नॉट ओनली द रेन वाटर, इतने सारे जो हाउसेस हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज हैं, उनसे जो सीवेज डिस्पोजल डेवलप होता है, वेस्ट वाटर, दैट वेस्ट वाटर ऑल्सो मैनी टाइम्स इज डायरेक्टली डिस्चार्ज ऑन द ओपन सॉइल, और इट गोज फाइनली टू ए रिवर, दैट इज थ्रू द नेचुरल ग्रेविटी फ्लो, एंड पीपल डू नॉट मेक और कंस्ट्रक्ट द लाइंड चैनल. तो बिना लाइनिंग के अगर चैनल के होंगे तो पानी नीचे जाएगा, पर्कुलेट करेगा, एंड दैट विल अगेन रिजल्ट इन टू द प्रॉब्लम. That also is the reason. एक बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, दैट इज एवरीवेयर, एंड दैट इज द डिफॉरेस्टेशन एंड द लॉस ऑफ द वेजिटेशन कवर. तो जो प्लांट्स की रूट्स हैं, दोज रूट्स ऑलवेज एक्ट एज ए बाइंडिंग नेट एंड दे बाइंड द सॉइल पार्टिकल्स, बट इफ द प्लांटेशंस आर रिमूव्ड, सॉइल is losing their binding capacity. That is also a reason of the loss of the strength of the soil. तो ये सभी मैन मेड फैक्टर्स हैं और ये सभी नेचुरल फैक्टर्स हैं, बट दीज एंथ्रोपोजेनिक और मैन मेड फैक्टर्स increase the intensity of these tectonic activities and the other activities. Now let us see some details. I talked about कि natural factor में एक factor है old soil deposit. अब देखिए कई बार जैसे ये landsliding हुई and that landsliding happened thousands of years back, and after the landsliding ये soil deposit हो गया, and this soil deposit will be relatively flatter. However, it will not be complete flat but relatively flatter than the adjacent areas. और बाद में ये debris है, basically this is the debris of the soil, rock, stone and all mixed vegetations, everything. So this will not be homogeneous or it will not be well compacted and it will not have the good strength. It is a loose soil deposit. धीरे धीरे after few hundred years, after maybe thousands years, इसी पर फिर हैबिटेशन हो गया, बिल्डिंग बन गई, स्लाइडिंग. अब जैसे बिल्डिंग बढ़ेगी तो इस पर प्रेशर पड़ेगा, एंड वंस द वर्टिकल प्रेशर इज इंक्रीज्ड इट विल रिजल्ट वन इंक्लाइंड कंपोनेंट आल्सो, एंड दैट इंक्लाइंड कंपोनेंट विल रिजल्ट इन दिस फर्दर स्लाइडिंग. तो ये जोशीमठ भी कुछ ऐसा ही बहुत पुराना डिपॉजिट है जो मिस्टर मिश्रा की रिपोर्ट में कहा गया है, जो कुमायूं गढ़वाल मंडल के मिस्टर मिश्रा थे, उन्होंने एक रिपोर्ट दी थी आज से कई साल पहले, और उस रिपोर्ट में कहा गया था कि ये जोशीमठ का ये जो डिपॉजिशन है ये ओल्ड लैंडफिल डिपॉजिट है, डेब्रिस है. तो ये डेब्रिस इज डेफिनेटली ए वीक पॉइंट ऑफ द रीजन. फिर हम बात करते हैं टेक्टोनिक मूवमेंट की. तो इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट थोड़ा सा यहाँ पर समझ लीजिए. जैसे ये है इंडियन प्लेट, आई विल शो इट हियर, आई थिंक यू विल बी बेटर एबल टू अंडरस्टैंड. दिस इज ए इंडियन प्लेट एंड दिस इज यूरेशियन प्लेट.
millions of years ago Indian plate was much away than the Eurasian plate and in between there was a sea और उस sea का नाम भी होता था Tethys Sea. Tethys Sea. तो Tethys Sea was existing but धीरे धीरे Indian plate moved to the northeast and this movement finally brought and resulted into collision. But collision के दौरान क्या हुआ कि Indian plate subsided below the यूरेशियन प्लेट. ये यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट है. तो इंडियन प्लेट नीचे चली गई और ये मूवमेंट अभी भी चल रहा है. दिस इज हैपनिंग एंड लोग ऐसा बोलते हैं, जियोलॉजिकल साइंटिस्ट बोलते हैं कि 2.5 सेंटीमीटर पर 100 ईयर अभी भी ये मूवमेंट हो रहा है. सो दिस टेक्टोनिक मूवमेंट इज गोइंग ऑन और उसी के कारण धीरे धीरे ये अपलिफ्टमेंट होने लगा. इरोजन का जो पार्ट है ये फोल्ड होने लगा एंड दिस इज ए फोल्ड माउंटेन. हिमालय कुछ ऐसे ही बना है. सो दीज आर दी हिमालयन फोल्ड माउंटेन्स, राइट. आउटर हिमालय, मिडिल हिमालय, इनर हिमालय, these are being folded as a continental collision of Indian plate to the Eurasian plate, wherein Indian plate subsided beneath the Eurasian plate. अगर दोस्तों ये मूवमेंट अभी भी हो रहा है, अगर अभी हो रहा है तो इसका मतलब है कि मूवमेंट है हमारे इंडियन प्लेट में और हिमालय के रीजन में जहां पर ज्वाइंट है वहां पर इसका इंपैक्ट सबसे अधिक होगा. तो हमेशा ज्वाइंट पर होता है. अगर ये जो सब्सिडेंस की प्रॉब्लम है, इफ दिस इज नॉट लोकलाइज्ड नियर द जोशीमठ, और ऐसा कई न्यूज़पेपर आर्टिकल्स में मैंने पढ़ा है, कई सोशल मीडिया आर्टिकल्स में पढ़ा है कि दिस काइंड ऑफ द लैंड सब्सिडेंस और द क्रैक्स इन बिल्डिंग आर सीन इन द अदर सिटीज एंड अदर टाउन्स एंड विलेजेस ऑल्सो. और वो विलेजेस कई किलोमीटर दूर हैं, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर. विष्णुप्रयाग में, रुद्रप्रयाग में, विष्णुगढ़ में, जोशीमठ में, कई अलग अलग टाउन्स में, शहरों में, गांवों में इस तरह के क्रैक्स देखे गए हैं. तो अगर ये लार्जर एरिया में हो रहा है तो हो सकता है कि टेक्टोनिक मूवमेंट का भी इफेक्ट हो. देखिए, टेक्टोनिक मूवमेंट अकेले रिस्पॉन्सिबल तो होगा नहीं तो फिर सब जगह एक ही जैसा होता. अगर वो जोशीमठ में ज्यादा हो रहा है तो कुछ दूसरे फैक्टर्स भी हैं जो जोशीमठ से रिलेटेड हैं. लेकिन टेक्टोनिक मूवमेंट के इफेक्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि इसका एक कारण हो सकता है. दूसरा क्या है कि टेक्टोनिक मूवमेंट से कुछ और प्रॉब्लम्स होती हैं. जैसे एक प्लेट जब दूसरी प्लेट से टकराती है, when Indian plate is colliding with the Eurasian plate, as a result of collision there is compression. इसी कंप्रेशन के दौरान एनर्जी इज स्टोर्ड इन बोथ द प्लेट्स, क्योंकि यूरेशियन प्लेट बिगर है, बहुत बड़ी है, कई गुना बड़ी है, तो इफेक्ट उसका ज्यादा इंडियन प्लेट पर आएगा. ये छोटी प्लेट है तो इंडियन प्लेट इज अंडर कॉन्ट्रैक्शन और उस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से एनर्जी स्टोर होती है. दैट स्टोर्ड एनर्जी टाइम टू टाइम इज रिलीज्ड थ्रू दी सीस्मिक एक्टिविटीज. सीस्मिक एक्टिविटीज का मतलब है अर्थक्वेक. तो कभी ना कभी बीच में इस तरह के सीस्मिक इफेक्ट आते रहते हैं. हिमालय इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोन रीजन्स ऑफ इंडिया वेयर दी सीस्मिक एक्टिविटीज आर मैक्सिमम. और उसका कारण यही है टेक्टोनिक मूवमेंट. जो ये ज्वाइंट है इंडियन और यूरेशियन प्लेट का, वो ज्वाइंट ही उसका कारण है. तो इसकी वजह से यहां पर टेक्टोनिक मूवमेंट हो रहे हैं. अब ये जो सीस्मिसिटी आ रही है, ये सीस्मिसिटी अर्थक्वेक को रिजल्ट देती है. और ये जो सीस्मिक इफेक्ट्स हैं, ट्रेमर्स, कुछ ट्रेमर्स इतने स्मॉल हैं कि हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाते. वी आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड इन इंडिविजुअल कैपेसिटी कि कब अर्थक्वेक आया कब नहीं आया. लेकिन जब अर्थ के अंदर इस तरह का मूवमेंट होगा तो कहीं ना कहीं वो सॉइल के स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करेगा. सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं उसमें वॉइड्स हैं, उसमें कहीं एयर है, कहीं वाटर है, कहीं पर सॉलिड है, कहीं पर गैप है. तो वो जो सॉइल पार्टिकल्स हैं दे कीप ऑन चेंजिंग देयर पोजीशन एंड ओरिएंटेशन. तो इस इफेक्ट की वजह से, मूवमेंट ऑफ दी प्लेट्स की वजह से, सीस्मिक एक्टिविटीज की वजह से, डायनेमिक इफेक्ट की वजह से सीस्मिसिटी होती है. और उसी सीस्मिसिटी की वजह से कुछ कभी ना कभी हम देखते हैं कि देयर आर मैनी सिचुएशंस वेयर दिस इफेक्ट कैन बी सीन. अब आप देखिए पूरे वर्ल्ड में ये है साउथ अमेरिका, ये है नॉर्थ अमेरिका, और ये है ऑस्ट्रेलिया, ये रहा एशिया, और ये है रशिया,
और ये चाइना है, ये रहा अपना इंडिया। आप देखिए, ये है पैसिफिक ओशियन, इसी पैसिफिक ओशियन का ये भी पार्ट है। तो जो पैसिफिक ओशियन के किनारे किनारे का जो पोर्शन है, ये जो पैसिफिक ओशियन, और आगे इसी को कंटिन्यू करेंगे तो यहां से ये कंटिन्यू हो जाएगा, दिस विल कंटिन्यू, दिस इज पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। पैसिफिक ओशियन के किनारे सबसे अधिक सीस्मिसिटी है, सबसे ज्यादा अर्थ मूवमेंट है इंटीरियर में, और वो अर्थक्वेक सबसे अधिक आते हैं क्योंकि ये सब ना कॉन्टिनेंटल ज्वाइंट्स हैं और यहां पर अर्थ मूवमेंट में है। जो प्लेट्स हैं डिफरेंट, थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स जिन्होंने पढ़ी होगी वो बता सकते हैं या समझ सकते हैं। हमारा जो इंडिया का जो पोर्शन, अब आप ये भी देखिए, ये पोर्शन भी हाई सीस्मिक जोन है। आप देखिए जो रेड कलर है वो बहुत हाई, जो ब्लैक हैं दे आर सीवियर, और जो रेड के साथ में डार्क येलो कलर है दे आर ऑल्सो मोस्ट प्रोन। ये देखिए, ये भी एक फ्रैक्चर्ड प्लेन है, यह है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और यूरेशियन कॉन्टिनेंट का ज्वाइंट, और यह है इंडियन प्लेट और यूरेशियन कॉन्टिनेंटल का ज्वाइंट। तो ये जो ज्वाइंट पोर्शन है दे आर वेरी प्रोन फॉर द अर्थक्वेक। तो हमारा जो पूरा हिमालय है, नॉर्दर्न इंडिया एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और ये जो भुज रीजन ऑफ गुजरात, ये ज्वाइंट्स हैं और यहां पर फ्रैक्चर्स हैं, फॉल्ट हैं अर्थ इंटीरियर में, और यहां पर अर्थक्वेक एक्टिविटीज ज्यादा आती हैं। एज ए रिजल्ट यहां पर जोशीमठ, हिमालय, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर नेपाल, इस रीजन में मूवमेंट होना या अर्थ के अंदर डिस्टर्बेंस होना स्वाभाविक है। और इसी की वजह से जो सीस्मिसिटी है, जैसे मान लीजिए कि ये अर्थ के इंटीरियर में यहां मूवमेंट हुआ या डिस्टर्बेंस हुआ, तो ये जो डिस्टर्बेंस है इसी पॉइंट को कहते हैं फोकस। तो फोकस तो यहां पर है, लेकिन यहां से फिर डिस्टर्बेंस की वजह से इस तरह की वेव जनरेट होती है, मूवमेंट होता है। तो सॉइल के अंदर बहुत सारे हलचल होते हैं अर्थ के इंटीरियर, अर्थ इंटीरियर के अंदर, और जब इसका इफेक्ट अधिक होता है तो ये कई बार बहुत ज्यादा हिला देता है, वाइब्रेशंस। तो पी वेव, एल वेव, जिसको हम शॉक वेव कहते हैं, एल वेव को, तो वो जनरेट होती है। अब ये जो सॉइल डिपॉजिट है टॉप पोर्शन में, अब इस अर्थ के डिस्टर्बेंस की वजह से इसमें शेकिंग होती है, वाइब्रेशन होता है। तो कहीं कंसोलिडेशन होगा, कहीं फ्रैक्चर होगा, कहीं मूवमेंट होगा, कहीं डिस्टर्बेंस होगा। कई बार घरों में दरारें आ जाती हैं। Why these cracks happen due to earthquake? Vibration and some movement of the soil particles. कहीं कहीं sinking हो जाती है, कहीं कहीं पर ज्यादा सेटलमेंट हो जाता है, कहीं पर फ्रैक्चर हो जाता है। तो this can happen due to the earthquake activities also. तो जब टाइम टू टाइम earthquake activities आती रहती हैं जोशीमठ में या हिमालय में, तो उसका इम्पैक्ट भी तो होगा। तो इसलिए टेक्टोनिक मूवमेंट रिजल्ट्स इन सीस्मिसिटी, एंड सीस्मिसिटी कैन रिजल्ट इन द sinking of the soil or the slipping of the soil or the subsidence of the soil. Now we can also talk about the avalanche. Avalanche हमने देखा है 2021 में, इसी जोशीमठ के आगे चमोली डिस्ट्रिक्ट में एक तपोवन, जो विष्णुप्रयाग में जो तपोवन पावर प्रोजेक्ट है एनटीपीसी का, लास्ट ईयर ये अंडर कंस्ट्रक्शन था, और सडनली उसके हायर पार्ट्स में जहां पर आइस थी और वो आइस स्लिप कर गई। अब बहुत सारे क्लाइमेटिक फैक्टर्स भी हैं। क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स ऑफ द डिस्टर्बेंस, क्योंकि इससे मेल्टिंग होती है, सॉइल एंड वाटर एंड गेट मिक्स्ड, एंड देयर आर लॉट ऑफ द इरोजन एक्टिविटीज, देयर आर लॉट ऑफ द ग्लेशियर्स विच आर मेल्टिंग एंड कमिंग डाउन। तो बहुत सारे नेचुरल फैक्टर्स हैं इसके लिए, बट उन नेचुरल में भी कहीं ना कहीं ह्यूमन इफेक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग तो हम ही लोगों ने दिया है ना एक्टिविटीज से। तो इस तरह का जब ये एवलांच हुआ, ये एवलांच यहाँ से, तो ये सॉइल यहाँ से और बेसिकली आइस विद रॉक्स, बड़े बड़े स्टोन पीसेस, रॉक्स, वो इस तरह से यहाँ पर स्लिप करते हैं। जब ये बहुत बड़ा जलजिला आता है, वाटर, सॉइल पार्टिकल्स, स्टोन पार्टिकल्स, आइस ब्लॉक्स, दे आर मूविंग ओवर ए स्टीप स्लोप विद हाई वेलोसिटी। तो इधर उधर के हाउसेस को इरोजन करते हुए, सरफेस को इरोजन करते हुए, स्लोप को इरोजन करते हुए, एंड दैट इज हाउ दे डिस्टर्ब द डिपॉजिट ऑफ द सॉइल मास। आप देखिए ये एवलांच का ही पार्ट है। एक्चुअल जो तपोवन में हुआ था, ये बिग आइस
This is a satellite image, a big ice blocks, and that is in many hundred meters radius, and along with the debris. और ये जब मूव करेगा तो आप देखिए कितना सॉइल इरोजन होगा. तो this soil erosion, this avalanche which happened in 2021 in Tapovan was also susceptible, it is also susceptible कि it is suspected that कि it can be a region. इसको भी ऐसा माना जा रहा है कि ये भी एक कारण हो सकता है कि उसने उसी समय यहाँ के डिस्टर्बेंस कर दिया हो सॉइल डिपॉजिट को. फिर अलकनंदा रिवर का फ्लो भी कुछ ना कुछ इफेक्ट डाल रहा है. देखिए ये पूरा जोशीमठ का ही ये डायग्राम है और ये अलकनंदा रिवर का फ्लो है. यहाँ पर आई विल जस्ट शो यू कि दिस इज द अलकनंदा रिवर फ्लो. अब ये पूरा स्लोप है, सॉइल है और बड़ी लूज टाइप की सॉइल है. ये भी माउंटेन्स की स्लोप है और देखिए बहुत सारा इरोजन की वजह से इनका वेजिटेशन कवर हटा हुआ है. तो ये जो वाटर का मूवमेंट है, जब फ्लड टाइम होता है, मानसून होता है, अपर रीजन्स में हाई रेनफॉल होती है, तो ये बहुत हाई वेलोसिटी में फ्लो होता है. तो ये सॉइल के स्लोप को डिस्टर्ब कर देता है, ये कटिंग कर देता है. अब देखिए ये इरोजन करके यहाँ पर रोड टूट गया. दिस इज द ऑल इरोडेड पोर्शन. ये लैंडस्लाइडिंग यहाँ पर हो गई. दिस लैंडस्लाइडिंग इज बिकॉज ऑफ द हैवी रेनफॉल. अलकनंदा के कोर्स की वजह से भी इफेक्ट होता है. तो जोशीमठ में अलकनंदा रिवर नीचे से निकलती है. उस रिवर में जब हैवी वाटर होता है, स्पेशली ड्यूरिंग द मानसून सीजन, तो वो भी इरोजन करता है. दैट ऑल्सो कैन बी वन. अब जरा हम देखते हैं कि तपोवन पावर प्रोजेक्ट में क्या है स्टेटस. तो तपोवन पावर प्रोजेक्ट में जैसे धौली गंगा रिवर आगे चल के ये अलकनंदा से ज्वाइन करती है. ये अलकनंदा है, इस तरह से रिवर का मूवमेंट है, राइट. और ये रहा जोशीमठ, ये जोशीमठ है. जैसे जोशीमठ एंड दिस इज तपोवन. दिस इज तपोवन और ये रहा प्रोजेक्ट, पावर प्रोजेक्ट. ये पावर हाउस है और दिस इज जो आप ग्रीन कलर से देख रहे हैं, दिस एक्चुअली इज टनल. ये टनल बनाई गई है क्योंकि ये पूरा माउंटेन है और ये रिवर ऐसे घूम करके आती है. ये थोड़ा हाई एल्टीट्यूड पर है, तो यहाँ पर एक बराज है, तपोवन बराज बनाई गई है और यहाँ से पानी को टनल के थ्रू, या फिर जिसको हम पेनिस्टॉक कहते हैं, हाइड्रो पावर में जब वाटर को अंडर प्रेशर लेकर के आते हैं उसको पेनिस्टॉक कहा जाता है. वो पेनिस्टॉक पाइप हो सकता है या फिर टनल हो सकती है. तो इस तरह से पानी को लाते हैं और यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट लगाया गया है हाइड्रो पावर के लिए. तो टरबाइन जो लगती है, टरबाइन में अंडर प्रेशर जब वाटर आता है तो दैट प्रेशर इज कन्वर्टेड इनटू वेलोसिटी, तो वो घूमती है. और ये टरबाइन जब घूमती है तो ये काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करती है. इसमें फिर शाफ्ट लगी रहती है और इस शाफ्ट को घुमाते हैं, इसको मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं. और इस मूविंग शाफ्ट को फिर हम कन्वर्ट अटैच कर देते हैं जनरेटर से, तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर देती है. तो इस मैकेनिकल एनर्जी से फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी से फिर वो मतलब मे बी इन डीसी फॉर्मेट उसको फिर एसी में कन्वर्ट करा जाता है. फिर उसके वोल्टेज को हाई करके फिर ट्रांसमिट किया जाता है दूसरे सिटीज में, ताकि लॉसेस कम हो, इसलिए हाई वोल्टेज में ट्रांसमिशन करते हैं. तो पावर तो रिक्वायरमेंट है इंडिया की, देयर इज नो डाउट. अब यहाँ पर कई लोग बोलते हैं कि वाई मेगा पावर प्रोजेक्ट्स, वाई नॉट स्मॉल पावर प्रोजेक्ट, एंड व्हाट इज रिक्वायरमेंट ऑफ सच प्रोजेक्ट्स विच में डिस्टर्ब इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द हिमालय. क्योंकि ये बड़ी फ्रेजाइल जोन है. Himalayan region is a very fragile region. Lot of movement in the rocks, soils, particles, loose deposit, high slopes, glaciers, and still under tectonic activities. तो इसकी वजह से it is true that कि this region is a very fragile region. High pressure develop होगा जब आप कोई डैम बनाएंगे, बैराज बनाएंगे, तो देयर विल बी स्टोरेज ऑफ वाटर. दैट वाटर प्रेशर विल एक्ट. लेटरल वाटर एंट्री होगा, सॉइल में भी वाटर एंटर करेगा, तो दैट ऑल्सो विल रिजल्ट इन सीपेज एंड दैट कैन रिजल्ट इन इंक्रीज इन पोर प्रेशर. स्ट्रेंथ कम होगी, शियर स्ट्रेंथ. तो एक तो यहां पर यह सवाल है कि वेदर वी शुड गो इन
बिग डैम्स, मेगा प्रोजेक्ट्स। दूसरा यह है कि हमें जरूरत भी है, क्योंकि दिस इज रिन्यूएबल एनर्जी एंड वाटर एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ये रिन्यूएबल एनर्जी है, राइट, जो डिजायरेबल है, चीपर भी है। थर्मल और एटॉमिक एनर्जी इज more costlier and that is having a more adverse impact on the environment. But सवाल ये है कि इसको करना चाहिए या नहीं, और ये बड़ा डिबेटेबल क्वेश्चन है। जिस तरह की प्रॉब्लम्स अभी हो रही हैं, इनसे तो लगता है कि बिगर प्रोजेक्ट शुड बी अवॉइडेड, बट एज एन इंजीनियर हम लोग इंश्योर कर सकते हैं बड़ा डैम बनाना है, सेफ स्ट्रांग बना सकते हैं, अगर इफ देयर इज विल देयर इज सॉल्यूशन। बट उसके लिए तो ये एक अलग विषय है डिस्कशन का, और मेरा मानना है कि विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन ऑफ द जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल सच प्रोजेक्ट्स शुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड, बिग प्रोजेक्ट। क्योंकि कई जगह इसमें आप टनलिंग करनी पड़ेगी, ब्लास्टिंग करनी पड़ेगी, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, उसका क्या इंपैक्ट होगा लॉन्गर रन में, इसकी स्टडी होना जरूरी है, एंड देन ओनली टेक ए कॉल, राइट। तो तब इसको कॉल लीजिए कि देन यू टेक ए कॉल कि यस इट हैज टू बी डन और नॉट। तो इसलिए इसको आपको समझना है कि वेदर इट इज एग्जीक्यूटेबल और नॉट। अब देखिए ये टनलिंग मशीन है, जिसको आप टीबीएम कहते हैं, टनलिंग एंड बोरिंग मशीन, और बहुत सारा सॉइल मास कट करके, रॉक्स को कट करके, इवन 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक की टनलिंग, तो इसमें कितना वाइब्रेशन हुआ होगा, कितना सॉइल का इंटीरियर स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हुआ होगा, और इसके क्या इंपैक्ट हुए होंगे, ये इमेजिन करना या इसका आकलन करना कई बार संभव नहीं हो पाता। हम एक्चुअल कॉजेज को एंटिसिपेट नहीं कर पाते, क्योंकि वो इफेक्ट जो है बाद में आते हैं, और कई इफेक्ट्स जो है ना हमें समझ में नहीं आता कि उसका कितना इंटेंस इफेक्ट होगा या कितना डिजास्टरस इफेक्ट होगा, तो हम समझ नहीं पाते। इसलिए अभी फिलहाल जब तक प्रॉपर फाइंडिंग ना आ जाए, तब तक इस तरह के प्रोजेक्ट पर रोक लगना चाहिए टाइम बीइंग। और एक बार स्टडी हो जाए, स्टडी के बाद अगर इंश्योर हो गया कि नहीं, टनलिंग से या बोरिंग से या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जोशीमठ की लैंड सब्सिडेंस में इफेक्ट नहीं है, तो ठीक है, फिर कैरी ऑन करो, देयर इज नो इशू। तो टाइम बीइंग के लिए ये करना चाहिए। तपोवन पावर प्रोजेक्ट जो ये विष्णुगढ़ में है, आप देखिए ये तो अभी रिसेंट इमेज है, और ये पानी भरा हुआ है, और ये डैम है, एंड देयर इज वैली। ये उस समय का है जब ये एवलॉन्च हुआ था, अंडर कंस्ट्रक्शन में, ये उस समय का है। तो ये है तपोवन पावर प्रोजेक्ट। हम थोड़ा और आगे चलते हैं। एक और भी कारण है माइनिंग, मतलब माइनिंग इन हिमालयन रीजन, आई डोंट नो कि हाउ इट इज परमिटेड, एंड इफ यू फील दैट कि mining of sand, mining of soil, mining of minerals is more important than the ecological balance of the region, तो समझ नहीं आता। तो लार्ज स्केल एंड मेगा माइनिंग शुड नॉट बी डन, क्योंकि माइनिंग से क्या होता है कि जब आप माइन करते हैं, आप देखिए यहां पर एक माइनिंग मशीन है, और इस माइनिंग मशीन के थ्रू अगर आप देखें तो ये बहुत सारे रॉक पीसेस कट किए गए हैं, ये पूरे रॉक स्ट्रक्चर को काटा गया है, और ये पानी निकल आया अंदर। तो इसका मतलब एक्वीफर भी पंक्चर हुआ होगा, पानी निकल के माइनिंग के वेल्स में, जो माइनिंग का में गड्ढा हो जाता है उसकी तरफ आता है। तो जो वाटर अंदर है वो फ्लो करके जब बाहर आएगा तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, पार्टिकल्स के बीच में जब पानी निकल जाएगा तो वॉल्यूम तो कम होगा, क्योंकि सैचुरेटेड सॉइल होगी यहाँ पर, तो वो वॉल्यूम कम होगा, तो वहां पे कंपेक्शन होगा या फिर मे बी सेटलमेंट होगा। और ये जब आप इस तरह की रॉक्स के स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देंगे, तो कभी जब डिस्टरबेंस आएगा, थोड़ा सा भी अर्थक्वेक आएगा या कोई रीजन होगा, तो ये स्लिप कर जाएगा। तो ये जो माइनिंग एक्टिविटीज हैं इन फ्रेजाइल जोन में नहीं होना चाहिए। तो माइनिंग ऑल्सो नीड टू बी चेक्ड। सैंड माइनिंग होती है, सॉइल की माइनिंग भी होती है। लोग अपने घर की फिलिंग करने के लिए कहीं और से सॉइल कट करके ले आते हैं। अब जहां से कट करके ला रहे हैं, पता चला वो ऑलरेडी डेंजर था। इफ इट वॉज ऑलरेडी डेंजरस एंड स्लोप वॉज स्टीप, आपने वहां से कट कर लिया, सो इट कैन एग्रेवेट द प्रॉब्लम ऑफ द फ्लो फेलियर। तो ये माइनिंग एक्टिविटीज ऑल्सो नीड टू बी चेक्ड। फिर अंडरग्राउंड वाटर डैमेज की जो हमने बात की थी,
थोड़ा इसको समझ लीजिए कि दिस इज हियर हाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि जैसे ये सॉइल है, ये थोड़ा इम्परवियस रॉकी सॉइल है, उसके नीचे हो सकता है एक ये कंड्यूट है जिसमें वाटर भरा हुआ है, जिसको हम एक्वीफर कहते हैं। दिस इज एक्वीफर। और इस एक्वीफर में हो सकता है अंडर प्रेशर पानी भरा हो, और अगर आप इसको पंचर कर दें और हाई प्रेशर में है तो ये पानी अपने आप भी बाहर आ सकता है, या आप नीचे अगर आप पंचर करेंगे तो इट कैन फ्लो। तो दिस वाटर कैन मूव आउट ऑफ द एक्वीफर एंड वॉल्यूम ऑफ द एक्वीफर विल रिड्यूस, और धीरे धीरे वो वॉल्यूम जब कम होगा तो वो कॉम्पैक्शन में जाएगा या फिर सब्सिडेंस में जाएगा। तो जो ऊपर के जो सॉइल डिपॉजिट्स हैं ये धीरे धीरे सब्साइड हो सकते हैं। तो दैट ऑल्सो इज ए रीजन। अब थोड़ा हम ना एक मैप समझते हैं। दिस मैप कैन गिव यू द क्लैरिटी। देखिए ये है हरिद्वार, ये है हरिद्वार, हम यहां पर हरिद्वार में हैं। हरिद्वार से चलते हैं, ये है ऋषिकेश, ये ऋषिकेश है। ऋषिकेश से अब एक रास्ता तो चला गया ये चंबा, टेहरी, टेहरी के बाद इधर जाते हुए उत्तरकाशी, और उत्तरकाशी से ये गया गंगोत्री, ये है गंगोत्री। दूसरा यहीं से फिर एक रास्ता चला गया बारकोट की तरफ, या फिर आप देहरादून से भी जा सकते हैं, ये देहरादून है, और फिर ये चला गया यमुनोत्री। यमुनोत्री गंगोत्री ये दो धाम है। फिर यहां ऋषिकेश से देवप्रयाग जाते हैं, ये देवप्रयाग है, जैसे देवप्रयाग। देवप्रयाग से फिर श्रीनगर एक जगह आती है, फिर ये रुद्रप्रयाग है। तो यहां पर ये अलकनंदा रिवर आती है, इधर से चमोली से यहां से आती है। तो ये हो गया रुद्रप्रयाग। अब रुद्रप्रयाग से ये गया रास्ता गौमुख और ये केदारनाथ की तरफ, ये केदारनाथ की तरफ गया। सो ये एक तीसरा केदारनाथ हो गया, ये गंगोत्री हो गया, ये यमुनोत्री हो गया। और एक रास्ता फिर ये जाता है कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग के बाद चमोली डिस्ट्रिक्ट है, चमोली डिस्ट्रिक्ट के आग में ही थोड़ा और आगे चलते हैं तो ये है जोशीमठ, जोशीमठ है, ये औली है, औली थोड़ा हिल में है, जोशीमठ थोड़ा स्लोप में है, नीचे है। और इससे थोड़ा आगे जाते हैं फिर ये है आपका बद्रीनाथ। बद्रीनाथ के बाद लास्ट विलेज है माना, तो ये हमारे इंडिया का बद्रीनाथ के आगे लास्ट विलेज है। तो एक रास्ता ये हो गया। तो ये जो हमने चार धाम देखे, कौन कौन से? यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। अब इस रीजन को डेवलप करने के लिए जो उत्तराखंड सरकार की चारधाम यात्रा है, या उसके लिए जो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवेज हैं, वाइडनिंग ऑफ रोड्स हैं, वो भी यहां पर कैरी आउट करना पड़ा। तो हम थोड़ा देखते हैं कि जो चारधाम यात्रा है, जो चारधाम यात्रा के जो हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं ऋषिकेश से, तो एक प्रोजेक्ट तो ये हो गया जो यमुनोत्री और दूसरा गंगोत्री की तरफ जाता है। दूसरा हो गया ऋषिकेश से रुद्रप्रयाग होते हुए केदारनाथ के लिए, और तीसरा हो गया बद्रीनाथ के लिए। तो ये बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। सो दिस कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाईवेज, अब इसमें आप देख सकते हैं कि 140 किलोमीटर फ्रॉम ऋषिकेश टू रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग टू केदारनाथ 76 किलोमीटर, रुद्रप्रयाग टू बद्रीनाथ 160 किलोमीटर, एंड ऋषिकेश टू धराशु जिसमें 144 किलोमीटर, then 95 किलोमीटर अगेन टू यमुनोत्री एंड 124 किलोमीटर टू गंगोत्री। तो ये वाइडनिंग ऑफ दी हाईवेज, दिस वाइडनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ मेनी बाईपासेस इन सिटीज, अब उसका क्या इंपैक्ट है जरा हम देखते हैं। जब हम हाईवे को बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो बहुत सारा हमें लैंड का स्लोप काटना पड़ता है। उसमें स्टोन पीसेस भी हो सकते हैं, सॉइल भी हो सकता है, डेब्रिस हो सकता है, और ये एक नेचुरल डिपॉजिट था जो मिलियंस ऑफ ईयर से वहां पे डिपॉजिट था, और आप उस स्लोप को कट कर रहे हैं। जब उसमें मशीन से, ब्लास्टिंग से या फिर मैनुअली कट करेंगे तो ये सॉइल डिपॉजिट का जो स्ट्रक्चर है और उसका स्लोप है ये चेंज होगा। तो सॉइल स्ट्रक्चर एंड सॉइल स्लोप अगर चेंज होगा तो उसमें अनस्टेबिलिटी आएगी। या तो आप प्रॉपरली उसको स्टेबलाइज करो, फिर उसका प्रॉपर एग्जीक्यूशन करो। अदरवाइज अगर प्रॉपर बिना स्टेबिलिटी दिए अगर इसको डिस्टर्ब करेंगे तो ये फ्यूचर में कभी ना कभी डिस्टर्ब होगा, मे नॉट बी इमीडिएटली, मे बी आफ्टर फ्यू ईयर्स। तो अगर हम इसमें देखें तो मैंने एक ये डायग्राम आपको समझाने के लिए बताया है, और ये डायग्राम आपको हेल्प करेगा। मैं आपको थोड़ा बताता हूं। यहां पर देखिए,
मान लीजिए कि ये है स्लोप ऑफ द लैंड मास, दिस इज द स्लोप ऑफ द लैंड मास, ये माउंटेन है। अब आपको यहां से रोड, इस जगह रोड निकालना है, तो रोड निकालने के लिए आप क्या करेंगे? आपको रोड के लिए तो ऐसा प्लेन चाहिए, तो आपको इस तरह से ये सॉइल आपको कट करनी पड़ेगी और ये सॉइल फिल करनी पड़ेगी, तभी आपको इतना पोर्शन मिलेगा। अब जब ये कट करेंगे तो ये स्टीप हो जाएगा, ये फिल करेंगे तो यहां भी स्टीप हो जाएगा, तो नेचुरल स्लोप पे तो डिफरेंट हो गया ना। आप इसमें देखिए कि ये हमने क्रिएट किया, आई विल जस्ट शो यू हियर कि इतना पोर्शन रोड का क्रिएट किया, दिस वन, ये हॉरिजॉन्टल क्रिएट किया, तो इतना पोर्शन सॉइल का ये पोर्शन हमें काटना पड़ा, तो ये हो गया कट, क्योंकि ओरिजिनल स्लोप तो लैंड का ये था, दिस वाज ओरिजिनल स्लोप, दिस वन। और इधर भी फिर आपको ये फिल करना पड़ेगा, ये फिलिंग करी, तो इसी सॉइल को कट करके यहीं पर फिल कर देंगे। अब जब फिलिंग करेंगे तो ये भी स्टीप हो जाएगा और कट करेंगे तो ये भी स्टीप हो जाएगा। अब इन दोनों स्टीप पोर्शन को स्टेबलाइज करने की जरूरत है, तो इस तरह से फिर स्टेबलाइज करने के लिए पिचिंग करते हैं, स्टोन पिचिंग हो या फिर यहां पर आप रिटेनिंग वॉल बना सकते हैं, या कुछ स्टेबल कंडीशन देने के लिए, स्लोप को स्टेबलाइज करने के लिए कुछ ना कुछ आपको करना चाहिए, करना पड़ेगा। इधर भी पानी का फ्लो ना जाए या इधर ट्रैफिक का मूवमेंट ना जाए, यहां पर क्योंकि स्लोप एंड हो रहा है तो यहां पर फिर पैरापिट वॉल भी बनानी है। ये एक्चुअल प्रोसेस ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड है इन हिल एरिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा ही प्रोसेस फॉलो किया जाता है? क्या वाकई में ये रिटेनिंग वॉल हर जगह बनाई जाती है? क्या वाकई में यहाँ पर टो वॉल बनती है, ये बनती है कि नहीं, ये पैरापिट बनता है, ये टो वॉल बनती है कि नहीं? तो कई जगह बनती है, कई जगह इग्नोर हो जाती है, क्योंकि इस रिटेनिंग वॉल और इस टो वॉल को, इसको पैरापिट को बनाने के लिए टाइम और कॉस्ट दोनों की जरूरत पड़ती है। सो द रिक्वायरमेंट ऑफ द टाइम एंड कॉस्ट इज द बेसिक फैक्टर जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं, और इसको कटिंग करके और नॉर्मली रोड बना दिया और इधर थोड़ा स्टीप बना है तो बना रहने दीजिए। पूरे हिमालय में से उत्तराखंड के जो माउंटेन्स हैं वो बहुत ही फ्रेजाइल है एज कंपेयर टू हिमाचल। उत्तराखंड के माउंटेन्स ज्यादा फ्रेजाइल हैं और जम्मू कश्मीर के फिर भी रिलेटिवली कम है। तो फ्रेजाइल का मतलब है कि वहां पर डेब्रिस ज्यादा है, बड़ी बड़ी रॉक्स कम है, रॉक्स की स्टेबिलिटी कम है, इसलिए उत्तराखंड के माउंटेन्स में ज्यादा प्रॉब्लम्स है, राइट। और अगर हम इसको आगे देखें तो ये मैंने आपको बताया कि इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं और वो सॉइल स्टेबिलिटी की जरूरत होती है जो लोग इग्नोर करते हैं। अनप्लान्ड डेवलपमेंट भी एक कारण है। सॉइल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो पता चलता है कि स्ट्रांग नहीं है, डेब्रिस है, लूज फिल है, और इसमें ड्रेनेज फैसिलिटी अच्छी नहीं है, प्रॉपर उसके लिए कोई कोड अवेलेबल नहीं है। इवन इफ देयर आर कोडल प्रोविजंस अवेलेबल, देयर आर नेशनल बिल्डिंग कोड्स, और नेशनल बिल्डिंग कोड्स को अगर फॉलो नहीं कर रहे हैं तो ऑब्वियसली कि डेंजर तो होगा ही फ्यूचर में। सो दीज थिंग्स रिजल्ट एंड एक्यूमुलेट द प्रॉब्लम ऑफ द लैंड सब्सिडेंस, क्योंकि ये भी विदाउट प्रॉपर स्टडी ऑफ द सॉइल मैकेनिज्म, बिना उसकी स्ट्रेंथ को जांचे और धड़ाधड़ कंस्ट्रक्शन हो रहा है। सो दिस अगेन इज ए प्रॉब्लम। और आगे चलते हैं, देखिए कि जो मैंने बात की थी इनफिल्ट्रेशन की, इनफिल्ट्रेशन ऑफ द वाटर, रेन आती है और माउंटेनियस रीजन में, हिली एरियाज में तो रेनफॉल ज्यादा होती है एज कंपेयर टू उत्तर प्रदेश। देयर इज मोर रेनफॉल इन उत्तराखंड, और वो है हिल्स का इफेक्ट। माउंटेन्स प्रोवाइड द बैरियर टू द मानसून एंड मानसून गिव्स मोर रेनफॉल। तो जब रेन होगी तो वाटर ऑफ द रेन वाटर विल गो डाउन, और ये माउंटेनियस स्लोप है जहां पर सॉइल नॉर्मली ड्राई या फिर मॉइस्ट होती है बट नॉट सैचुरेटेड। अब वहां पर पानी जाएगा तो वाटर प्रेशर विल इंक्रीज, एंड दिस वाटर प्रेशर, पोर प्रेशर विल रिजल्ट इन रिडक्शन इन शियर स्ट्रेंथ, क्योंकि बताया था ना मैंने S इज C प्लस सिग्मा 10 तो जैसे जैसे पोर प्रेशर बढ़ेगा, दिस इफेक्टिव स्ट्रेस
विच इज टोटल स्ट्रेस माइनस पोर प्रेशर, तो पोर प्रेशर बढ़ेगा तो ये कम होगा तो शियर स्ट्रेंथ कम होगी। सो बिकॉज ऑफ लॉस इन शियर स्ट्रेंथ एक तो चांसेस बढ़ जाते हैं, एक तो रेन वाटर को तो रोकना बड़ा इम्पॉसिबल सा है। लेकिन रेन वाटर के इफेक्ट को चैनलाइज कर दीजिए। जब पानी आता है, पानी फ्लो करके ड्रेन्स में जाएगा, ड्रेन्स को चैनल को बनाइए, कंक्रीट की बनाइए और उन ड्रेन्स को लेकर के आप रिवर पे लेके जाइए, तो ये पॉसिबिलिटी है। इसी तरह से जब सिटी का एफ्लुएंट बाहर आता है, हम लोग हाउस होल्ड कंडीशन में पानी यूज करते हैं और वो सीवेज में कन्वर्ट होता है, और डोमेस्टिक सीवेज, इंडस्ट्रियल सीवेज इतना सारा प्रोड्यूस होता है, और इस सीवेज को भी अगर प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया जाएगा तो ये भी अंडरग्राउंड में जाएगा और कहीं ना कहीं जो फ्रैक्चर्स हैं, पोर्स हैं, उससे पानी नीचे जाएगा, विल कॉज द प्रॉब्लम। तो इसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पे ले जाइए सीवर लाइन के थ्रू, और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से ट्रीट करके फिर इसको आप रिवर में डिस्चार्ज कर दीजिए। तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम विच इज being completely ignored in all these cities including major cities, कि there is no proper disposal mechanism of the rain water and the sewage water। तो ये एक प्रॉब्लम है। फिर डिफॉरेस्टेशन एंड लॉस ऑफ द वेजिटेशन कवर। आप देखिए, ये हिल था, ये इतना फॉरेस्ट है, अब यहां से फॉरेस्ट को काट दिया गया, अब आगे चल के या तो इसको कंस्ट्रक्शन, ये रोड बनाया गया है, या तो इसको कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया जाएगा, हो सकता है एग्रीकल्चर के लिए यूज हो, तो ये स्लोप तो वीक हो गया ना, यहां से स्लाइडिंग होने के चांस बढ़ गए। इसी तरह से इतना मास इसके लिए फॉरेस्ट की कटिंग कर दी गई, पेड़ काट दिए गए। तो अनऑथराइज इस तरह की जो डिफॉरेस्टेशन है, या इवन इफ इट इज डन बाय द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, तो विदाउट अंडरस्टैंडिंग द लॉस टू द जियोलॉजिकल स्ट्रेटा, तो दिस कैन बी डेंजरस। तो लॉन्गर रन में इसका भी इम्पैक्ट होता है, धीरे धीरे होता है सही, लेकिन एक एक्यूमुलेट होकर के लैंडस्लाइडिंग में डिफॉरेस्टेशन और लॉस ऑफ वेजिटेशन कवर का भी इफेक्ट होता है। क्योंकि जो वेजिटेशन के रूट्स हैं, ये रूट्स सॉइल को बाइंड करती हैं, दे एक्ट लाइक ए रीइंफोर्समेंट, तो इसको बाइंड करते हैं और वो इरोजन को कंट्रोल करते हैं। इरोजन इज जस्ट द बिगिनिंग, और इरोजन कैन फाइनली रिजल्ट इनटू द लैंडस्लाइडिंग। तो इरोजन तो स्टार्टिंग है, अगर आपने इरोजन को ही नहीं रोका तो धीरे धीरे इरोजन बढ़ता जाएगा और आगे चल के वो बहुत एक बड़े लैंड पीस को भी अफेक्ट कर सकता है। राइट, अब हम बात करते हैं मेजर्स की। अभी हम बात कर रहे थे कि कॉजेस क्या क्या है। आई जस्ट वांटेड टू टेल यू इन डिटेल्स कि जोशीमठ के जो कॉजेज हैं वो कोई एक या दो कारण नहीं है, मल्टीपल कारण है, और उनमें से बहुत सारे कारण थे मैन मेड और बहुत सारे थे नेचुरल। अब हम बात करते हैं कि मेजर्स क्या होने चाहिए, क्योंकि जब भी आपको कॉजेस पता होंगे तो आप मेजर्स को कहीं ना कहीं इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ, ये कारण था तो इसका ये सॉल्यूशन है, ये कारण है तो इसका ये सॉल्यूशन है। तो मेजर्स और सॉल्यूशंस विल डिपेंड ऑन द कॉजेस। अगर आपने कॉजेस समझ लिया तो आप सॉल्यूशंस भी समझिए। तो कुछ सॉल्यूशंस हम देख सकते हैं कि जो इमीडिएटली करना है, लैंड सब्सिडेंस हुआ, बिल्डिंग्स में क्रैक्स आए, रोड्स में क्रैक्स आए, और कई जगह तो क्रैक्स की जो विड्थ है वो 1 फीट 2 फीट तक भी, बहुत ह्यूज क्रैक्स है। और इतने बड़े क्रैक्स का मतलब है कि ये डेंजरस है। थोड़े मोड़े क्रैक्स होते कि बिल्डिंग में कहीं क्रैक आ गया, हेयर लाइन क्रैक है, तो चलो ठीक है, उसको रेक्टिफाई कर देते हैं, वो बिल्डिंग के फाउंडेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जब इतने बड़े एरिया में क्रैक्स आ रहे हैं तो बिल्डिंग के फाउंडेशन की प्रॉब्लम नहीं है, ये सॉइल स्ट्रेटा की प्रॉब्लम है। कई बार जो हमारी बिल्डिंगों में क्रैक्स आते हैं वो हमारे फाउंडेशन के इनसफिशिएंट स्ट्रेंथ की वजह से होती है कि उसका डिजाइन प्रॉपर नहीं हुआ, कंस्ट्रक्शन अच्छे से नहीं हुआ, क्वालिटी कंट्रोल नहीं हुई। लेकिन जब बहुत सारी बिल्डिंगों में आ रहे हैं, रोड्स में भी क्रैक्स आ रहे हैं, तो ये सॉइल के कारण है, ये सॉइल के स्ट्रक्चर का कारण है, सॉइल के अंदर की स्ट्रेंथ कम है। राइट, तो ऐसी स्थिति में ये प्रॉब्लम एक्यूट हो सकती है। सो इवैक्यूएशन ऑफ द बिल्डिंग्स विच आर अंडर डेंजर, जहां पर क्रैक्स हैं, जिस एरिया में ज्यादा क्रैक्स हैं उनको इवैक्यूएशन। दूसरा, जो ज्यादा इंडेंजर्ड बिल्डिंग है वो हो सकता है एडजेसेंट बिल्डिंग के ऊपर कोलैप्स हो जाए, या कभी वहां से कोई ट्रैफिक पास कर रहा हो, कोई रोड है, उसके बगल में बिल्डिंग थी, उसमें क्रैक्स हैं, और बाद में पता चला किसी टाइम वो बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए। तो इसलिए ऐसी बिल्डिंगों को गिराना ही ठीक है, डिसमेंटलिंग। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड माइनिंग एक्टिविटीज को इमीडिएटली रोकना चाहिए वहां पर, और जब तक इसकी स्टडी ना हो जाए कि एक्चुअल कारण क्या है, तब तक मेजर और माइनर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो भी हैं उनको होल्ड करिए। और उसके बाद जब एक बार फाइंडिंग हो जाए, जैसे कि
सुनने में आया है कि कमेटी हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड, जिसमें IIT रुड़की के भी साइंटिस्ट और प्रोफेसर्स हैं, फिर वाडिया इंस्टीट्यूट जो हिमालयन इंस्टीट्यूट है जियोलॉजिकल स्टडी के लिए वो है, फिर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के भी साइंटिस्ट हैं। तो इस तरह से अगर डिफरेंट एजेंसी एंड इसरो इज ऑल्सो मेकिंग स्टडी ऑन इट, तो जब ये कमेटी अपनी रिपोर्ट फाइनली सबमिट कर लेगी विद कॉन्क्रीट एविडेंसेस कि ये कारण है, व्हाट आर द मेन रीजंस ऑफ द सब्सिडेंस, तो उसके बाद अगर आपको लगता है कि कंस्ट्रक्शन इज नॉट ए फैक्टर तो फिर कैरी ऑन कर लीजिए, लेकिन टिल देन होल्डिंग ऑफ द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज विल बी एडवाइजेबल। सो स्टॉप द कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, ये तो इमीडिएटली कर लीजिए। फिर कुछ लॉन्गर रन में जो हमें प्रिकॉशन लेना है वो देखते हैं। एक तो जियोलॉजी की स्टडी कराइए, द गवर्नमेंट शुड सेट अप द कमेटी, ऑलरेडी आई हैव कम टू नो इट हैज बीन सेट अप, इसकी स्टडी हो। मेगा प्रोजेक्ट्स आने वाले टाइम में भी फ्यूचर के लिए भी जो मेगा पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, स्लोप कटिंग नहीं होनी चाहिए। फिर टनलिंग और ब्लास्टिंग जैसी एक्टिविटीज ना हो, माइनिंग एक्टिविटीज ना हो। सॉइल की स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए या इंप्रूव करने के लिए सॉइल स्टेबलाइजेशन करना जरूरी है, जिसको स्लोप स्टेबलाइजेशन हम कह रहे हैं, स्पेशली रोड साइड में। जो ड्रेन्स हैं, जो पानी रेन वाटर है या फिर सीवेज वाटर है, उसको डिस्पोज करने के लिए, सेफ डिस्पोज करने के लिए ड्रेन्स बनाना जरूरी है, चैनल्ड, राइट। डेवलपमेंट प्लान्ड हो, एज पर नॉर्म्स हो, एंड नॉर्म्स शुड बी सेट एज पर द जियोलॉजिकल सॉइल कंडीशंस ऑफ दिस, अंडरग्राउंड सॉइल कंडीशंस एंड बेस्ड ऑन द जियोलॉजी ऑफ दिस। तो जो फ्रेजाइल जोन है उसके हिसाब से किस तरह का डेवलपमेंट अलाउड है। लाइट वेट स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वुडन स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं जिसका लोड प्रोबेबली कम होता है। तो वी हैव टू फाइंड सम ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म कि यहां पर किस तरह के डेवलपमेंट परमिटेड हैं। आप देखिए, यह है इवैक्यूएशन ऑफ बिल्डिंग्स की, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को अब इनको अगर क्रॉस लगा दिया गया कि ये इंडेंजर्ड है, इसको फिर हमें इवैक्यूएशन। फिर जो ओल्ड थोड़ा सा जरा खतरनाक टाइप की बिल्डिंग है जहां पे बहुत बड़े बड़े क्रैक्स आ चुके हैं, कभी भी गिर सकती हैं, एडजेसेंट बिल्डिंग्स पर भी कोलैप्स हो सकती हैं, रोड साइड है, तो इस तरह की बिल्डिंग्स को डिमोलिश कर देना ही बेटर है। फिर कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एक्टिविटीज को इमीडिएटली स्टॉप करना, क्योंकि बहुत सारा स्लोप कटिंग होती है, बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके ड्रिलिंग होती है, एक्सकावेशन होता है, मशीन चल रही है, आजकल तो हैवी मशीन्स अवेलेबल है, इनको अभी फिलहाल रोकना जरूरी है। फिर जियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस फॉर द फ्यूचर, जो सॉइल की जो अर्थ की इंटीरियर है उसके साइंटिफिक एविडेंसेस के साथ उसका कारण निकालना जरूरी है। सो देयर इज नीड ऑफ द जियोलॉजिकल अंडरग्राउंड सॉइल स्ट्रक्चर स्टडी, और इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट हैं इंडिया में और दूसरे देशों में जिनकी मदद ली जा सकती है और लेना भी चाहिए। देखिए, आज के समय में कोई भी काम असंभव नहीं है। विज्ञान इतना आगे पहुंच चुका है कि अगर हम चाह लें तो हम सॉइल स्ट्रेटा के अर्थ के इंटीरियर को अच्छे तरीके से स्टडी कर सकते हैं। आज भी हमें पता है कि हमारे अर्थ में कितनी रेडियस है, कितनी डेप्थ है, ऊपर कौन सी लेयर है, फिर मेंटले है, फिर नीचे लावा है, उसके नीचे कोर है, और किस डेंसिटी में है, कैसे पता। तो जियोलॉजिकल स्टडी है, कुछ इस तरह के जो लावा बाहर आते हैं उन पे स्टडी होती है, कहीं ड्रिलिंग करके स्टडी होती है, कहीं जियो सेंसर्स हैं। तो स्टडी करने के लिए बहुत सारे अलग अलग मेथड्स हैं। तो वो स्टडी करने के बाद ही हमें पता लगेगा कि सॉइल का स्ट्रक्चर अंदर कैसा है, आगे के लिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और फिर उसके हिसाब से किस तरह का कंस्ट्रक्शन अलाउड है और या अलाउड नहीं है। फिर मेगा प्रोजेक्ट्स जैसे इस तरह के जो बहुत बड़े बड़े, जिसमें कटिंग ऑफ स्लोप होती है, कटिंग ऑफ रॉक्स होती है, टनलिंग होती है, बोरिंग होती है, ब्लास्टिंग होती है, यहाँ पे रिवर कोर्स का भी हैवी स्टोरेज ऑफ वाटर होता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स आने की संभावना हमेशा रहेगी अगर ये नहीं रोकेंगे तो, राइट। टनलिंग एंड बोरिंग, देखिए इतनी बड़ी बड़ी टनल बना दी और माउंटेन के अंदर इसको बोरिंग कर दिया तो वाइब्रेशन आएगा, सॉइल के अंदर का डिपॉजिट जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो रहा है, रॉक्स की इंटरलॉकिंग ब्रेक हो रही है, वेजिटेशन पर भी फर्क आ रहा है, और जो वाटर एक्विफर्स हैं वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो दीज थिंग्स टू बी मिनिमाइज्ड। अब हम बात करते हैं कि सॉइल स्टेबिलिटी की। ये आपको एक और सवाल हो सकता है कि हाउ टू प्रिवेंट लैंडस्लाइडिंग। तो ये जो सॉइल स्टेबिलिटी है ये लैंडस्लाइडिंग पर भी आपको
हेल्प करेगा। इस तरह के क्वेश्चन को भी आप यहाँ से टैकल कर सकते हैं कि लैंडस्लाइडिंग को कैसे कंट्रोल करें। तो हम पहले चलते हैं कि एक तो कंस्ट्रक्शन ऑफ गैबियन वॉल, हम बात करते हैं कि गैबियन वॉल क्या है, अभी इसकी बात करेंगे। फिर सैंड फिल बैग्स हैं, जियो टेक्सटाइल्स का यूज है, स्टोन पिचिंग है, रिटेनिंग वॉल्स का कंस्ट्रक्शन है, सॉइल कॉम्पैक्शन है, केमिकल स्टेबलाइजेशन है और कंस्ट्रक्शन ऑफ द ड्रेनेज चैनल्स है। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। इसके अलावा अफॉरेस्टेशन या ट्री प्लांटेशन, वेजिटेशन कवर प्रोवाइड करना कुछ माइनर चीजें हैं, बट दीज आर artificial solutions which can be available by use of the today's scientific knowledge, right? तो हम कर सकते हैं। अब एक एक करके देखते हैं गैबियन वॉल क्या है। आपने कभी जम्मू कश्मीर में भी देखा होगा, हिमाचल में भी देखा होगा, स्मॉल स्केल पर सॉइल को रिटेन करने के लिए। दिस इज ओनली यूजफुल फॉर द स्मॉल स्केल, नॉट एट लार्ज स्केल। छोटे लैंड पीस को, छोटा सा स्लोप है, आपने स्टोन को ऐसी तरह से वन ओवर द अदर इंटरलॉक करके रख दिया और ऊपर से एक मेटल के नेट को लगा दिया ताकि स्टोन बाहर ना निकल पाए और इसके पीछे पे सॉइल है, तो दिस इज द कॉल्ड गैबियन वॉल। ये गैबियन वॉल है। इसके बाद फिर दूसरा देखते हैं हम सैंड फिल बैग्स। तो कई बार जब मानसून सीजन में कम समय में स्लो फेल हो रहा है, बनाने का समय नहीं है, टेम्परेरी इस स्लोप को रोकने के लिए, तो इस तरह के जो बैग्स हैं और बैग्स में सैंड फिल कर करके या फिर थोड़ा कॉम्पैक्टेड मटेरियल फिल कर करके स्टैक कर देते हैं और इसको प्रॉपर इंटरलॉक कर देते हैं। तो ये भी कर सकते हैं क्योंकि इनमें फ्रिक्शन बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग डेवलप हो जाएगा, तो ये भी कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो ए टेम्परेरी सॉल्यूशन, यूज ऑफ द सैंड फिल बैग्स। ये नॉर्मली यूज करते हैं ड्यूरिंग मानसून टाइम, रेनी टाइम। सडनली बारिश भी हो रही है और लैंड स्लिप होने के चांस हो रहे हैं, तो रोकने के लिए कर सकते हैं। फिर टेक्सटाइल्स का भी यूज कर सकते हैं। जियो टेक्सटाइल्स आर वेरी फाइन मटेरियल्स विच प्रोवाइड द रीइंफोर्समेंट इन द सॉइल, और इस तरह से उसमें जियो टेक्सटाइल्स की लेयर डाल करके ऊपर एक मैश टाइप का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मटेरियल है और इसके बाद ऊपर से फिर ये सॉइल कवर डाल देंगे। तो ये जियो टेक्सटाइल्स भी कर सकते हैं स्लोप स्टेबिलिटी के लिए। फिर स्टोन पिचिंग भी करते हैं। स्पेशली आपने देखा होगा जो रेलवे लाइन्स हैं या फिर ऑल्सो इन फ्लाईओवर्स जो सिटी के बाहर हैं, उनमें आपने देखा होगा इंक्लाइंड स्लोप है सॉइल का, उसमें पिचिंग कर देते हैं। इसी तरह से रिवर के किनारे, डैम्स के किनारे स्टोन पिचिंग करते हैं ताकि इसके ऊपर पानी अगर फ्लो होगा तो इरोजन नहीं होगा। तो स्टोन पिचिंग ये सब इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए है, और इरोजन इज द बिगिनिंग ऑफ द लैंडस्लाइडिंग, राइट? तो इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए है। फिर रिटेनिंग वॉल्स का कंस्ट्रक्शन है। ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल जो अपने वेट से ही अर्थ प्रेशर को इनकाउंटर कर दे, वो ग्रेविटी रिटेनिंग वॉल है। ये इस तरह से बनाई जाती है। आरसीसी का भी बना सकते हैं, स्टोन्स को भी ज्वाइंट करके बना सकते हैं। ये बट्रेस रिटेनिंग वॉल है, आरसीसी है, इधर पीछे सॉइल फिल है, ये बट्रेस बने हुए हैं जो इसको लेटरल स्टेबिलिटी प्रदान करते हैं। फॉर दिस प्रोवाइड द लेटरल स्टेबिलिटी। तो दीज आर द रिटेनिंग वॉल्स। और भी हम दो तरह की रिटेनिंग वॉल्स देख लेते हैं। ये सॉइल को रिटेन करने के लिए बनाई जाती है, आरसीसी की बनती है। ये जैसे कैंटिलीवर है, ये देखिए कैंटिलीवर पोर्शन है, ये टी शेप भी हो सकता है, एल शेप हो सकता है। ये वर्टिकल है और इधर से सॉइल फील्ड है और ये पूरा कट है, इधर से कट है, दिस इज वर्टिकल। तो ये रिटेनिंग कैंटिलीवर वॉल है। एंड देन दिस इज दी सीट पाइल वॉल। जब डेप्थ ज्यादा हो, ज्यादा डेप्थ देनी हो और स्लोप को रोकना हो, तो ये मेटल की सीट पाइल्स को नीचे तक ड्रिलिंग करके अंडरग्राउंड तक ले जाते हैं और फिर ये सीट पाइलिंग करते हैं। सो दिस इज एक्सकावेटेड साइड, दिस इज फिल साइड। तो ये सीट पाइल वॉल है। तो ये रिटेनिंग वॉल्स अलग अलग तरह की बनती है। इट कैन बी ग्रेविटी वॉल, बट्रेस वॉल, इट कैन बी कैंटिलीवर वॉल, इट कैन बी सीट पाइल वॉल। यह है। इसके बाद कुछ सॉइल कॉम्पैक्शन एंड मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन भी किया जाता है, जिससे स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि स्ट्रेंथ में क्या है, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ाना है। इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए आप वाटर का ड्रेन आउट करिए, इफेक्टिव स्ट्रेस बढ़ाने के लिए कॉम्पैक्शन करिए, ग्रेन टू ग्रेन कॉम्पैक्शन होना चाहिए, कॉन्टैक्ट ऑफ द ग्रेन्स होना चाहिए। तो कॉम्पैक्शन, जिसको मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन कहते हैं। अगर सॉइल क्ले है तो उसमें सैंड मिक्स कर दीजिए, ग्रेवल मिक्स कर दीजिए, क्योंकि ग्रेवल में फ्रिक्शन है और क्ले में बाइंडिंग प्रॉपर्टी है, तो दोनों चीजें आ जाएंगी। और कुछ
इसमें मैकेनिकल वाइब्रेशंस कर सकते हैं, बड़े बड़े कॉम्पैक्टर्स आते हैं, लोडर्स आते हैं, या देर आर मैनी रैमर्स विच कैन बी यूज्ड फॉर द कॉम्पैक्शन। तो ये भी मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन है। उसके बाद केमिकल स्टेबलाइजेशन भी कर सकते हैं, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स आते हैं, सॉइल रीइंफोर्समेंट यूज कर सकते हैं, सॉइल में सीमेंट मिला सकते हैं, तो वो भी ऑप्शन है। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन ऑफ ड्रेन्स है। देखिए ये ड्रेन्स बन रहा है जिसको आप बोलते हैं नाला, और उस नाले को कंक्रीट से बनाइए, तो इट कैन बी कवर्ड और इट कैन बी ओपन ड्रेन। ओपन मतलब कि टॉप खुला होगा, कवर्ड मतलब कि पूरा बंद होगा। कि ग्रेविटी में फ्लो होता है, फ्लो इज नॉट अंडर प्रेशर, फ्लो इज अंडर ग्रेविटी, बट वाटर विल नॉट गो इनटू द सॉइल एडजेसेंट, जिससे सॉइल में पोर प्रेशर नहीं बढ़ेगा। सो दिस रेन वाटर और दिस ड्रेन वाटर और मे बी also the sewage water can be collected in the channels and these drains can take the water to the safer place. तो ये ऑप्शन है। इस पूरे डिस्कशन में मैंने आपको बताया कि कॉजेज क्या हैं और इसकी रेमेडीज क्या हैं। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू एंड स्पेशली टू दोज who will face interviews in any examination, whether it is civil services, engineering services, public sectors or any state exam, जहाँ पर ये सवाल पूछा जाए कि व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ द जोशीमठ लैंड सिंकिंग, लैंडस्लाइडिंग क्या है, इनको कैसे रोक सकते हैं, या फिर व्हाट आर द वेरियस पैरामीटर्स विच अफेक्ट द अनस्टेबिलिटी ऑफ द स्लोप, तो दिस मे हेल्प यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट भी करिए। आपको अगर यूजफुल लगा तो आप उस वीडियो को अपने दोस्तों से भी शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए, जो इस तरह के कोई इन्वायरमेंटल इश्यूज हो जहां पर आप सोचते हैं कि आपको ज़रूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए। वी विल ट्राई टू गिव यू दी मोर इंसाइट्स ऑफ दी सच प्रॉब्लम्स एंड विद द सॉल्यूशन। तो दोस्तों, वेदर इट इज मेड इजी और इट इज नेक्स्ट IAS, मेरा हमेशा ये सोचना होता है कि टीचर्स शुड बी ऑफ बेस्ट कैलिबर and there should be well planned curriculum, a good team which can support to the students. किसी भी संस्था का जो सक्सेस रेट है वो टीचिंग क्वालिटी से और कोर्स की स्ट्रक्चरिंग और उस पूरे प्रोग्राम को रन करने के लिए जो उसकी लीडरशिप है या जो डायरेक्शन है उस पर डिपेंड करती है। सो आई होप दैट द डे कमिंग टू यू विल ब्रिंग सक्सेस इन द लाइफ। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।